वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। तो जो ये प्रश्न पत्र है किस परीक्षा का है? DSSS PGT हिंदी का है। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको देखिएगा पहले, तभी आपको सारे क्रम समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पेड मेंबर को PDF व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी, और जो अनपेड मेंबर है वो टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर मिल जाएगी। तो प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर? जो हाउ मातु मते महम हवै हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धवै हूँ। जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं किस भाषा की होंगी? तो जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं ब्रज भाषा की होगी। यहाँ पर सही विकल्प होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के ये प्रश्न पूछा जाता है, ब्रज भाषा का प्रयोग हिंदी साहित्य के किस काल में अधिक हुआ था? तो रीति काल में हुआ था। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवि भी ब्रज भाषा में ही रचनाएं करते थे। पंक्ति है यहाँ पर, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये कथन किसका होगा? तो मैंने आपको बार बार जोर देकर कहा है कि जो गोस्वामी तुलसीदास है, इन पे ज़्यादा महत्व किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इन्होंने तुलसीदास पे ज़्यादा महत्व दिया हुआ, इनके प्रिय कवि हैं ये। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर, बल्वाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? आपको ध्यान रखना है पहले कि जो बल्वाचार्य है, इनके मार्ग का नाम था पुष्टि मार्ग। इन्होंने ये पुष्टि मार्ग नाम क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। ये रखिए याद, ये इंपॉर्टेंट होगा भविष्य की परीक्षा के लिए। फिर है, बल्वाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? तो जो बल्वाचार्य है, इनका दार्शनिक मत क्या होगा? शुद्धाद्वैतवाद। मार्ग कौन सा होगा? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने का कूटपद है? सूरदास है, उनके ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। तो किस ग्रंथ में होगा ये? साहित्य लहरी नाम से इनकी एक रचना है, उसके अंतर्गत होगी ये चीज़ें। सूरसागर, सरावली ये और साहित्य लहरी, ये तीनों ही रचनाएं किसकी होंगी? सूरदास की होंगी। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास को कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो देखिए, सूरदास, कुंभनदास, चित स्वामी ये होंगे अष्टछाप में शामिल, परंतु जो नावादास है ये अष्टछाप में शामिल नहीं होंगे। ध्यान रखना है ये आपने। ये जो कुंभनदास थे, सबसे वरिष्ठ या सबसे बड़े थे ये अष्टछाप में, और सबसे कनिष्ठ कौन थे? अपने नंददास सबसे कनिष्ठ थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? ये मिलता है भ्रमर गीत में। किसमें? भ्रमर गीत में। फिर यहाँ पर, रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? तो जो रास पंचाध्याय रचना है, इसके रचनाकार होंगे नंददास। ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। परमानंद दास भी आते हैं, कृष्णदास भी आते हैं, चित स्वामी भी आते हैं, नंददास भी आते हैं। फिर प्रश्न है यहाँ पर, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट वही मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती? ये किसने कहा? तो ये थी दक्षिण की मीरा, कहा जाता है अंदाल को भी। ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ से एक और आपको तथ्य याद रखना है कि पंक्ति ये है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये किसी पंक्ति है? ये मीराबाई की हैं। किस संबंध में कही थी? भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके कही थी। और इसी तरह से एक पंक्ति यहाँ पर और आ गई, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती। ये पंक्ति होगी आंदाल की, दक्षिण भारत की मीरा है ये।
अगला देखिए यहाँ पर रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो जो रचना है रसिक प्रिया, इसके रचनाकार कौन होंगे? केशवदास। केशवदास का समय 1555 ईस्वी के आसपास है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, परंतु रीति काल के अंतर्गत नहीं। वो कहते हैं कि ये रीति काल के नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है समय सीमा के कारण। ये जो अपने तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, किस काल को कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है स्वर्ण युग। ध्यान रखना है आपने। रीति काल को श्रृंगाल काल नाम किसने दिया? रीति काल को श्रृंगाल काल संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी पंडित विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। अलंकृत काल किसने कहा रीति काल को? अगर आता है तो बताइएगा। फिर है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो जो भाषा भूषण ग्रंथ है इसके रचयिता हो जाएंगे जसवंत सिंह। कौन होंगे? जसवंत सिंह। अगला है काव्य निर्णय की रचना किसने की? ग्रंथ है काव्य निर्णय, इसकी रचना किसने की? भिखारी दास के द्वारा। रीतिकालीन कवि हैं ये। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। काव्य निर्णय तो हो गया। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य क्या कहा जाता है? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो उसे रीति काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला है बरबे नायिका भेद किसकी रचना होगी? तो जो बरबे नायिका भेद है किसकी रचना हो जाएगी? रहीम की, रहीमदास। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या तो नहीं दी गई, यहाँ संख्या है 157। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो जो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है तो वो रही है श्रृंगारिकता। अगला है सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने को छोटे लागे जख्म करे गंभीर, बिहारी दास के दोहों के लिए कहा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं ऐसे जो वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? तो ये होंगे भूषण। रीतिकाल में जो भूषण थे ये वीर रस में कविताएं लिखते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो जो आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं ये होंगे आपके कवि देव। अगला देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सियानपन बांक नहीं, तहाँ सांच चले तजी आपनपो जिजके कटी जो निशांक नहीं। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? ये तो जो छंद में लिखी गई हैं सवया में। हाँ, अगर पूछा जाए कि किसकी ये पंक्तियां होंगी तो घनानंद की। अगला है, रहिए लपटत काटी दिन बरु घामही में सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। ये काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? कुंडलिया छंद में। किसमें? कुंडलिया छंद में। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि स्वच्छंदतावादी बाह्य जगत को नहीं अपने अंदर की चीज़ों को महत्व देता है। बाकी जो इसकी विशेषता होगी तो वो है यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। सही है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, ये भी सही है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, ये भी सही होगा। 3 यहाँ पर सही होंगे, 1 गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त काव्य या कविता की विशेषता नहीं है? तो इसकी जो विशेषता नहीं है तो वो देख लेते हैं। पहले विशेषता देख लेते हैं। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त है।
ये तो सही होगा यहाँ। फिर रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, कैसा है? व्यथा प्रधान है, ये भी सही है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ये देखिए रीतिकाल के जो बाकी शाखा के अंतर्गत हम कह सकते थे कि उन्होंने एक तरह से काव्य परंपरा जो प्राचीन काल से चली थी उसका अनुसरण किया, परंतु जो रीति मुक्त काव्य धारा थी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए ये तो सरासर गलत हो जाएगा। रीति मुक्त रहकर रचना करते थे, किसी के अंतर्गत रहकर रचना नहीं करते थे ये परंपरा के अंतर्गत। ठीक है, अगला है इनके प्रेम में उदात्तता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं। हाँ, ये भी सही होगा यहाँ पर। यहाँ से एक और प्रश्न का निर्माण हो सकता है कि रीतिकाल में वो कौन से ऐसे कवि थे जो इंद्रिय वासना से लिप्त थे, तो ये रीतिबद्ध कवि थे। ठीक है, ये रखिए याद। अगला देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपने ये। अगर पूछा जाए किसने इसकी स्थापना की थी, बेलेजली ने की थी। इसके मुख्य अध्यापक कौन थे? जॉर्ज गिलक्राइस्ट थे। और भी वहाँ पर रहते थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, एक थे लल्लू लाल, दूसरे थे सदल मिश्र। हाँ, ये दो रहते थे ना। हाँ, मुझे इन्हीं की याद आ रही है, आप एक बार सर्च कर लेना। कलकत्ता में था ये फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी आपने याद रखना है। अगला देखिए हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो जो हिंदी का पहला पत्र था ये उदंत मार्तंड था। कौन? उदंत मार्तंड पत्र। ये कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। जुगल किशोर के नेतृत्व में आया था, ये ध्यान रखना है। साप्ताहिक पत्र था। अगला है ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? ईश्वर मर गया ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? नीत्शे के द्वारा। अगला है भारत भारती के रचनाकार कौन है? रचना है भारत भारती, इसके रचनाकार कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी ये, इसके संपादक कौन रहे? कवि वचन सुधा के, तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपके लिए प्रश्न यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें भारतेंदु नाम से की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके पश्चात अगला प्रश्न है ये भी तो हो गया, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रचना है भाषा योग वशिष्ठ, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद निरंजनी। फिर नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो जो नासिकेतोपाख्यान रचना होगी सदल मिश्र की। अगला है रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो जो रानी केतकी की कहानी है ये लिखी गई थी इंशा अल्लाह खां के द्वारा। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? तो शकुंतला नाटक लिखा गया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये जो किस प्रकार से राजा शिव प्रसाद सिंह से भिन्न थे? इन दोनों की भाषा के कारण ये भिन्न थे। जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, संस्कृत वाली हिंदी के, और जो शिव प्रसाद थे ये किसके पक्षधर थे? उर्दू निष्ठ, या ये कह सकते हैं हिंदुस्तानी के पक्षधर थे ये। और जो राजा शिव प्रसाद है इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी गुरु स्वीकार किए जाते हैं ये। अगला है शकुंतला नाटक, ये हो गया। अगला देखिए हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में यह किसने कहा? पहले तो ध्यान रखिए पूछा जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली
ये किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। और ये किस रचना में कहा गया था? कालचक्र नाम की इनकी एक रचना थी, उसमें इन्होंने ये कहा कि हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 में कहा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कालचक्र नामक पुस्तक के अंतर्गत। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं होगा, देखिए, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विषयस्य भीष्मौषधम भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधेरा नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ये तीनों ही नाटक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। लेकिन जो नहुष नाटक है ये इनका नहीं है। तो ये इसका है गोपाल चंद्र जी का। गिरधर लाल, ऐसा कुछ आगे इनकी पूरा नाम है। गोपाल चंद्र, इतना याद रखिए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, इनका ये नाटक होगा। और ये भी माना जाता है कि जो नहुष है इसे हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु ने तो किया है और भी कई विद्वान हैं, परंतु जो आचार्य शुक्ल हैं, शुक्ल जी, इन्होंने किसे माना है हिंदी का प्रथम नाटक? आनंद रघुनंदन, इन्होंने इसे स्वीकार किया है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग माना है, दोनों का याद रखिए आप, आनंद रघुनंदन भी और नहुष भी। फिर अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किसने कहा ये कथन? यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसके द्वारा कहा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये कथन कहा गया था। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, ये सारे के सारे ये किस काल के थे? भारतेंदु काल के रचनाकार स्वीकार किए जाते हैं। अगला देखिए, यह आंख, ये तो हो गया। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो जो परीक्षा गुरु लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। यह भी पूछा जा सकता है इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1883 इसका प्रकाशन वर्ष स्वीकार किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है इसकी क्या विशेषता है? ये उपदेशात्मक नाटक है, उपदेशात्मक उपन्यास है, नाटक नहीं उपन्यास है। इसमें कितने प्रकरण हैं? 41। और क्या बात थी, और ये तो कह दी। और हाँ, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है इसे, हिंदी का पहला मौलिक नाटक उपन्यास। पूछा जाएगा कि किसने माना? यह माना था आचार्य शुक्ल के द्वारा। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है यह अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास होगा। और क्या, हाँ, और भी बता देता हूँ अगर नाम आ ही गया तो। भाग्यवती नाटक उपन्यास है ये, भाग्यवती, और इसे भी हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। पूछा जाएगा किसका है ये? पहले तो ध्यान रखिए समय कितना है इसका, 1877 इसका समय होगा। किसका है ये? ये है आपका श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, इनका ये उपन्यास हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा एक प्रसिद्ध आरती की रचना की गई थी। कौन सी आरती है? ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे आरती इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई थी, याद रखना आपने ये भी। फिर है अगला यहां पर प्रश्न, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही को सूल। प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की होंगी, ये याद रखना आपने। अगर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूछा जाए किस संबंध में है ये पंक्तियां, निज भाषा के लिए ये पंक्तियां हैं। हाल ही में मातृभाषा दिवस भी सेलिब्रेट किया गया, मातृभाषा दिवस। बताइएगा आप लोग मातृभाषा दिवस
कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? तो जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों को लिखने के लिए जाने जाते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? देवकीनंदन खत्री, तिलस्मी और अय्यारी। अगर पूछा जाए तिलस्मी अय्यारी, ये हो गया, हाँ ये जासूसी उपन्यास लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, यहां से ये हो गया। एक और मुझे प्रश्न याद आ रहा था, यहां से भी मैं स्किप हो गया माइंड से, जबकि हाँ कई बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वह कौन से उपन्यासकार थे मिट जा भाई, वे कौन से उपन्यासकार थे? रुक जा। सारा मिट गया, फिर से लिखता हूं मैं दोबारा से। वह कौन से उपन्यासकार थे जिनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों के द्वारा हिंदी सीखी गई। ये पूरा कथन है, बार बार परीक्षा में आया है ये। तो ये थे आपके देवकीनंदन खत्री, इन्हीं के लिए। चंद्रकांता संतति इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखना है आपने। अगला देखिए यहां पर प्रश्न, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हाँ फिलहाल यहीं तक हम डिस्कस कर लेते हैं। लगभग हमने 40 प्रश्न आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 40 प्रश्न। अगर आपको आते थे तो नोट कर लेते, अच्छी बात है। नहीं आते थे, अगर आते थे चाहे नोट नहीं किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते थे तो नोट करना चाहिए आपको। नोट करते रहिएगा प्रश्नों को, अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। खैर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की। इनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर जो लिंक आपको इसके कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली यूजीसी नेट से संबंधित पीडीएफ इत्यादि दी जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मैटर होता है वो आपको वहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के। बाकी एलटी टेट वालों के लिए भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, एलटी कमीशन वालों के लिए भी बना हुआ है। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। फिर देखिए वीडियो को एंड करने से पहले एलटी टेट जून 2025 के लिए हमारा ऑनलाइन बैच चला हुआ है। किसी की कोई भी क्वेरी इससे संबंधित है तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इस सब चीज़ों को रीड कर सकते हो। आपको जुड़ना चाहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप अच्छे से जो भी कमीशन यहाँ पर निकलेगा टीजीटी हिंदी वाला, तो आप उसमें अपना टारगेट स्थापित कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा जो एलटी कमीशन के लिए बैच बैठा हुआ है, इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। इसकी भी जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें भी एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसमें आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं अगर आप इन्हें लेते हो तो ये आपके घर सेंड कर दिए जाते हैं, घर में बैठकर आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो।
और ये देखिए ये हमारा है नया चैनल, किसके लिए, यूजीसी नेट हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नया चैनल बना हुआ है। आप लोग इसके साथ जुड़िए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप इसमें प्यार बनाकर रखेंगे आपको उतना ही अच्छा स्टडी मैटर यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर भी आपको सारी यूजीसी नेट से संबंधित वीडियोस मिलती हैं। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल कर दी गई है। ये इसमें क्या है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी करवा देता हूँ, साथ में जो नया पाठ्यक्रम लगा है वो भी डिस्कस कर देता हूँ। सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अवश्य जुड़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ से आपको उपलब्ध हो रही है तो आपको वहाँ पर जाकर आपको उन चीज़ों का अवलोकन करना है, अच्छे से स्टडी करते रहना है। क्योंकि अगर कहीं पर आप चीज़ों का एनालाइज करते हैं, उनका अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये आपको भविष्य की तैयारी के लिए